नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का। मध्य प्रदेश में बसपा भले ही यूपी की तरह स्थापित होकर सत्ता में नहीं आई है, लेकिन वह यहां के चुनाव में बड़े किरदार की भूमिका निभाती है। बसपा विधानसभा चुनाव में भले ही अधिक सीटें नहीं जीत पाती है, लेकिन कई सीटों पर भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों का गणित बिगाड़ देती है। इसलिए मध्य प्रदेश की चुनावी राजनीति में यह पार्टी भाजपा कांग्रेस को सबसे अधिक डराती है, खासकर ग्वालियर चंबल अंचल में। दरअसल 1990 के बाद बसपा ने उत्तर प्रदेश से सटे भिंड और मुरैना के रास्ते मध्य प्रदेश में प्रवेश किया। इन दोनों जिलों में इसका प्रभाव भी अच्छा खासा है। बसपा का प्रदेश की कई सीटों पर बड़ा प्रभाव है। पिछले 30 वर्षों में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भिंड और मुरैना की 3 सीटों, शिवपुरी में 1, ग्वालियर में 2 व दतिया में इसे सफलता भी मिल चुकी है, जबकि श्योपुर की जनता ने एक बार भी बसपा को मौका नहीं दिया। अंचल की 12 सीटों पर क्षेत्र के मतदाताओं ने बसपा को सहारा दिया। यही वजह रही कि अंचल में जब भी किसी नेता को भाजपा या कांग्रेस से टिकट नहीं मिलता तो वे हाथी की सवारी करते हैं। सपा ने अपनी स्थापना के बाद मध्य प्रदेश में हुए हर विधानसभा चुनाव में हिस्सेदारी की है, लेकिन एकाध मौकों को छोड़कर पार्टी कोई छाप छोड़ने में सफल नहीं रही। इसी प्रकार आपकी अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी भी इस बार मध्य प्रदेश के चुनाव में उतर चुकी है। इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मेहमान मौजूद है। दीपक नरवरिया जी हैं, आप भाजपा से प्रवक्ता हैं, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ दीपक जी। सूरज पाठक जी हैं हमारे एडिटर, मैं सूरज जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आम आदमी पार्टी से हैं राघव जी हैं, राघव जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करूंगी दीपक जी से। दीपक जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मुख्य पार्टियां हैं मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो, लेकिन तीसरा दल अगर देखा जाए वर्तमान में तीसरा दल खेल बिगाड़ने की प्लानिंग में है मध्य प्रदेश में। आम आदमी पार्टी, सपा, बसपा और निर्दलीय सभी मिलकर भारतीय जनता पार्टी को क्या चुनौती देने वाले हैं? देखिए, मध्य प्रदेश की बात करें चाहे देश की बात करें, वर्तमान जो परिस्थिति है इस हिसाब से आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक और विचारधारा आधारित पार्टी है जो जनता के हित में काम करने वाली पार्टी है। अन्य दलों की हम बात करें, चाहे कांग्रेस को लें, अन्य दलों को आप देखेंगे वो एक वर्ग या एक जाति के आधार पर बनी हुई पार्टियां, उनका कोई समाज या क्षेत्र की दृष्टि से कोई विचार उनका नहीं होता जी। आप देखें, जैसे मैं समाजवादी पार्टी की बात करूं तो समाजवादी पार्टी एक परिवार और एक जाति के आधार पर घिरी हुई पार्टी है जी। ठीक इसी प्रकार आप देखें, मैं आप पार्टी की बात कर लें तो आप पार्टी आप देखेंगे लोग उसको घोटालों की पार्टी बोलने लगे जी। वो केवल घोटालों के आधार पर बनी हुई पार्टी और उसका पूरा उद्देश्य सिर्फ एक है, कैसे सत्ता में आए और कैसे सत्ता का उपयोग करें, ये बस उनका एक ध्येय रहता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। आप देखें, जैसे कांग्रेस को ही ले लें तो कांग्रेस में कोई विचार तो होते नहीं, कोई विचार आधारित तो कुछ होता नहीं। वो तो ये है कि चाहे हम दिग्विजय सिंह जी को ले लें या कमलनाथ जी को ले लें, सब जो है केवल और केवल सत्ता के लिए राजनीति करते हैं। पूरे 5 साल जनता के बीच इनका कोई सरोकार नहीं होता। जैसे ही चुनाव आता है और ये जनता के बीच पहुंच जाते हैं वोट मांगने के लिए। दीपक जी, लेकिन ये जो आपने बात कही, यही आरोप बाकी सारी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी पे लगाती है। देखिए, मैं बताऊं, आप अन्य पार्टियां तो लगा ही नहीं सकती, वो इसलिए नहीं लगा सकती। जैसे अभी आप बसपा की बात कर रही थी, बसपा क्या करती है, जब चुनाव आते हैं तो केवल टिकट वितरण करती है, इंतजार करती है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जब टिकट नहीं मिलता है तो वो नाराज कार्यकर्ताओं को ढूंढती हैं और उनको अपना टिकट दे देती हैं। अब उनमें से कुछ कार्यकर्ता होते हैं जो चुनाव जीत भी जाते हैं, लेकिन वो होते तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। उसमें बसपा कोई चुनाव नहीं जीतती, सपा कोई चुनाव नहीं जीती, आप पार्टी कोई चुनाव नहीं जीती। ये सब भारतीय जनता पार्टी के एक कर्मठ कार्यकर्ता होते हैं, लेकिन वो किसी कारण से नाराज होकर इन दलों से टिकट लेकर चुनाव लड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी। सूरज जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जैसे कि दीपक जी ने कहा है कि वो सारे जो दूसरे दलों में जाते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के ही नेता होते हैं, नाराज होकर जाते हैं, एक्चुअल में बसपा के कोई नेता नहीं होते हैं। इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, यदि मध्य प्रदेश के परिदृश्य में बात करें धर्मिष्ठा, तो यहाँ एक बात होता है कि 2 दलीय व्यवस्था है जी। मध्य प्रदेश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है जी। उत्तर प्रदेश में जरूर एक समय रहा जब बहुदलीय व्यवस्था रही कि वहाँ सपा ने भी सरकार बनाई, बसपा भी सरकार में रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को छोड़कर अन्य कोई दल सत्तात्मक प्रतीक नहीं बन पाया है। अन्य राज्यों की बात करें, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, बंगाल में, पश्चिम बंगाल की हम बात करें तो वहां पर तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, लेकिन मध्य प्रदेश में अब तक केवल भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, बिल्कुल 2 ही राजनीतिक दल सत्ता में रहे। बिल्कुल 2023 का चुनाव इसलिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है जी कि यहाँ पहले समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी खड़े होते थे,
जीतकर सदन में भी आते थे जी। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भी खड़े होते थे, जीतकर सदन में भी आते, लेकिन उनकी संख्या जो है वो इस स्तर पर कभी नहीं पहुंची है कि वो एक विपक्ष की भूमिका में आ पाए, विपक्ष के साथ रहे या सत्ता पक्ष के साथ रहे या फिर विपक्ष के साथ रहे। 2018 में हम देखें कि इन्हीं अन्य दलों के विधायकों के समर्थन से कांग्रेस सरकार बनाने में सफल हो पाई थी जी। यही बसपा के जो उम्मीदवार थे, यही सपा के उम्मीदवार थे, और 4 निर्दलीय प्रत्याशी भी जीत कर आए थे, इनका समर्थन मिला और इनके समर्थन से ये 7 विधायक थे, 2 बसपा के थे, 1 समाजवादी पार्टी से थे और 4 निर्दलीय थे। इन 7 विधायकों के समर्थन से कांग्रेस ने सरकार बनाई और सत्ता पर आरूढ़ हो गई। बिल्कुल सूरज जी, वो अलग समीकरण रहे। रोकना चाहूंगी, हमारे साथ 2 मेहमान और जुड़ चुके हैं। हृदेश किरार जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, जो कि यश भारती जी जुड़ चुके हैं सपा से। आप दोनों मेहमानों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। धर्मेश, जैसा कि मैं अपनी बात कह रहा था कि मध्य प्रदेश में जो व्यवस्था है, मध्य प्रदेश की इस व्यवस्था के चलते आम आदमी पार्टी ने अभी जब निकाय चुनाव हुए तो सिंगरौली में उन्होंने अपना महापौर बनाया जी। और इस बार भी आम आदमी पार्टी का पूरा फोकस विंध्य क्षेत्र पर है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि विंध्य क्षेत्र से वो ज्यादा सीटें निकाल सकते हैं। बिल्कुल। यही जो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगी हुई विधानसभा सीटें हैं, चाहे ग्वालियर चंबल अंचल में हो या विंध्य क्षेत्र में हो, इन सीटों पर सपा बसपा भी अपने प्रत्याशी उतारती है। बिल्कुल। मैं आपको बता दूं कि महाकौशल में गौड़माना गणतंत्र पार्टी अपना प्रभुत्व रखती है और अपने प्रत्याशी वहां से उतारती है जी। जयेश का भी हमने देखा है, लेकिन जयेश के जो अध्यक्ष हैं, चूंकि उनको कांग्रेस ने टिकट दे दिया तो जयेश अलग से चुनाव लड़ेगी, इसकी संभावनाएं खत्म हो गई हैं। तो अन्य दल जो हैं मध्य प्रदेश में वो होते तो हैं, पर उनके होने या न होने से उस समय बहुत विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ, यदि हंग असेंबली की स्थिति होती है तब उनकी भूमिका बढ़ जाती है। और यही स्थिति का लाभ लेने के लिए वो इस प्रयास में रहते हैं कि यदि हंग असेंबली की सिचुएशन क्रिएट होती है तो उस स्थिति में वो अपनी शर्तें मनवा करके मनमानी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सूरज जी, आपने सही कहा कि वो अगर स्थिति में होते हैं तो अपनी शर्तें मनवाने के लिए बिल्कुल सामने वाली पार्टी को बाध्य कर सकते हैं। मैं हृदेश जी के पास जाऊंगी। हृदेश जी, जिस तरह मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो 2 दलीय व्यवस्था है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में हमेशा से मुकाबला रहा है, लेकिन इस बार बसपा, सपा और आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। कितना चुनौतीपूर्ण रहने वाला है विधानसभा 2023 का सफर आपके लिए? सभी को दशहरे की शुभकामनाएं। जी बिल्कुल, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं दशहरे की। मध्य प्रदेश के अंदर जैसा कि आप सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच मुकाबला होता है जी। और समाज पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या ना आम आदमी पार्टी अभी कुछ समय से है, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी तो अवसरवादी पार्टी है। इनका मूल उद्देश्य रहता है कि जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के जो नाराज और बिकाऊ लोग होते हैं उन लोगों को लेके, जो अवसरवादी लोग होते हैं उनको लेके इनका मकसद रहता है और ये समय के साथ चलते हैं। आम आदमी पार्टी की भी वही स्थिति है, क्योंकि जिस ढंग से वो टिकट बांट रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस से जो लोग है ना अति महत्वाकांक्षी हैं वो चले जाएंगे, जिनका भविष्य होता नहीं है, क्योंकि आज वो इधर है कल उधर है। बिल्कुल। और ऐसी स्थिति में आज भारतीय जनता पार्टी की भी स्थिति हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के वास्तविक कैंडिडेटों की स्थिति ऐसी है कि उनके पास भी कांग्रेस से ना लेके उनको कांग्रेस के जो लोग नाराज लोगों को टिकट दिया जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि उनके पास जो लोग सांसद हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं, तो उनके बूढ़े जो सियाने लोग जो टिकट चुनाव नहीं लड़ना चाहते उनको भी जबरदस्ती चुनाव लड़ाने की स्थिति हो गई। ठीक है हृदय जी, जैसा कि आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे उन्हें भी टिकट दे रही, कांग्रेस में भी तो ऐसा ही कमलनाथ जी चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। कमलनाथ जी तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है और उनका ना विजन है, उनका उन्होंने अपने फोकस ये किया है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनानी है और उस पर्पज से वो आज राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते इतने बड़े विजन में और मिशनरी आज भी जो छिंदवाड़ा मॉडल लेके गया तो मध्य प्रदेश के अंदर एक विकास की गंगा पाने के संकल्प भी थे, इसलिए वो मध्य प्रदेश की धरती पे विकास के लिए चुनाव। ठीक है राघव पटेल जी, जिस तरह दीपक नरवरिया जी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी जो है अपने घोटालों के लिए फेमस है और वो मध्य प्रदेश में भी वही करेगी। देखिए, मैं बीजेपी प्रवक्ता और कांग्रेस प्रवक्ता दोनों लोगों से कहना चाहता हूं, ये लोग क्या है छोटे दलों को कुछ मानते नहीं है। सबसे पहले मैं कांग्रेस प्रवक्ता से कहना चाहता हूं कि जो आपके राहुल गांधी हैं और सोनिया गांधी हैं वो किसकी कृपा से संसद में जाते हैं? समाजवादी पार्टी की कृपा से। आप जिस समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को कमलनाथ जी ने अखिलेश बखलेश कहा, उन्हीं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव की कृपा से आपके राहुल गांधी और सोनिया गांधी चुनाव जीतते हैं। इस बार उनकी कृपा नहीं हुई तो देखिए आपको उत्तर प्रदेश छोड़ना पड़ा। अब मैं बीजेपी प्रवक्ता से कहना चाहता हूं, इनको सिर्फ आम आदमी पार्टी का करप्शन दिखता है। देखिए इन लोगों ने
अजीत पवार के ऊपर 70,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला था, वो बीजेपी में जाते ही उनका दाग धुल गए, वो बिल्कुल बाथिंग पाउडर की तरह सफेद हो गए। वहीं देखिए हेमंत बिश्वा शर्मा को इन लोगों ने असम का मुख्यमंत्री बनाया है, उनके ऊपर कितने बड़े घोटालों के आरोप लगे। तो जब तक ये लोग सिर्फ डराते हैं, जैसे ही इनकी पार्टी में आते हैं तो वो पाक साफ हो जाते हैं। ठीक है राघव जी, आपकी पार्टी आम आदमी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहने वाली है? बिल्कुल, देखिए इस बार मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी ताकत के साथ में चुनाव लड़ रही है। ठीक है, और हो सकता है कि हम लोग किंग मेकर की भूमिका में आ जाएं। जी ठीक है। यश जी, आपके पास आना चाहूंगी। जैसा कि राघव पटेल जी ने कहा कि अखिलेश यादव के नाम पर जब सवाल पूछा गया कमलनाथ जी से, तो कमलनाथ जी ने साफ कहा कि कौन अखिलेश वकीलेश। यश जी, आप सुन पा रहे हैं? शायद यश जी तक हमारी आवाज नहीं जा पा रही है। दीपक जी, जिस तरह से बात सामने आ रही है कि तीसरा दल जो है मोर्चा या खेल बिगाड़ सकता है, और साफ कहा है, कांग्रेस प्रवक्ता ने भी कहा है कि नाराज दल इधर से उधर चले जाते हैं, नाराज होने के बाद चले जाते हैं, जिन्हें अपनी सीट नहीं मिलती है। भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसा हुआ है कि जो कांग्रेस से आए हैं उन्हें टिकट दिया गया, कांग्रेस ने भी ऐसा किया। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस के पास भी जो उम्मीदवार हैं वो उनको खुद बहुत अच्छे से मालूम है। पिछली बार भी इन्होंने सरकार मध्य प्रदेश में बनाई थी, तो भी उस समय भारतीय जनता पार्टी इनसे अत्यधिक वोटों से मध्य प्रदेश में आई थी। लगभग 47,500 वोट भारतीय जनता पार्टी को अधिक मिले थे जी। वो तो कुछ सीटें ऐसी रही थी जहां 150 वोटों से भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस के उम्मीदवार जीते थे या अन्य दल के उम्मीदवार जीते थे, कुछ निर्दलीय जीते थे। लेकिन इनकी सीटें ज़्यादा थीं और भाजपा की कम थी, इसलिए इनको अवसर दिया भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने का, तो इन्होंने अपनी सरकार बनाई। लेकिन इनके ही जो साथ में जो विधायक थे वो कहीं ना कहीं इस बात से नाराज थे कि ये जो वादे जनता के बीच उन्होंने किए हैं उन वादों को ये पूरा नहीं कर रहे थे, इसलिए वो इनसे छटक के दूर हो गए थे और इनकी कांग्रेस को त्याग करके उन्होंने फिर से चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर सरकार बनाई। ये बदलाव हुआ जी। और अभी मैं एक बयान सुन रहा था कि दिग्विजय सिंह जी ने कहा है कि आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के बारे में कि वो नौटंकीबाज जी। आप ये बताइए, कन्याओं के चरण धोना या उनकी पूजन करना जी दिग्विजय सिंह जी को नौटंकी लगता है जी। और वहीं आतंकवादियों को जी शब्द का उपयोग करके ये क्या बदलाव लाना चाहते हैं जी। मतलब आतंकवादियों के प्रति इस प्रकार का प्रेम और कन्याओं की पूजन में नौटंकी, ये कैसी इनकी विचारधारा है? ये मुझे कांग्रेस की विचारधारा समझ में नहीं आती। ये बड़ा प्रश्न सामने आता है और जनता ये भली भांति समझती है, इनके मन में कहीं कोई देश प्रेम नहीं, कोई सनातन की भाव नहीं। ये सिर्फ बस चुनावी हिंदू बनकर अभी कमलनाथ जी उतर आए हैं। 42 सालों में इन्होंने कहीं कोई एक भी कथा, कोई भागवत कुछ नहीं कराया जी। लेकिन इस बार इनको ऐसा लगा कि इनको सनातन का सहारा लेना पड़ेगा, धर्म का सहारा लेना पड़ेगा, इसलिए इन्होंने एक दो कथाएं संतों की वहां पे करा जी। और इसके अलावा कुछ नहीं जी। धर्म जी। हरदेश जी, जिस तरह के दीपक जी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी इसके पहले सनातन का तो लगातार विरोध कर रही थी, वर्तमान में जैसे ही उन्हें पता चला विधानसभा चुनाव है तो वो लग गई है तैयारियों में, सनातन होने का दिखावा कर रही है अब कांग्रेस पार्टी भी। देखिए, भारत देश है और इनको भारतीय जनता पार्टी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि 18 साल की सरकार जी, डबल इंजन की सरकार, और आज इनके पास ना कोई विजन है ना कोई रीजन है जी। 225 बार की सरकार में 250 घोटाले जी, महंगाई, बेरोजगारी, बच्चों के साथ है ना, बच्चियों के ना साइकिलों में है ना घोटाला। ठीक है, तो देखा जाए ना तो इनको जो इनके पास ना कुछ अब काम बचाए ना कुछ बचाए, कभी इनके पास इतना ही विकास किया होता तो ना इनको विकास यात्रा निकालने की जरूरत पड़ती, ना राष्ट्रवाद यात्रा निकालने की जरूरत पड़ती। ठीक है, हरदेश जी यहाँ एक सवाल और पूछना चाहूंगी मैं आपसे। जिस तरह आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 18 सालों में इन्होंने घोटाले किए हैं, मेरा केवल एक सवाल है, अगर जनता ने आपको आशीर्वाद दिया तो आप गारंटी लेते हैं कि कांग्रेस की सरकार में कोई घोटाला सामने नहीं आएगा, किसी को कुछ भी बोलने का मौका नहीं मिलेगा? निश्चित ही, जैसे ही हमारी 15 महीने की सरकार बनी थी, आदरणीय कमलनाथ जी ने ना जिस ढंग से किसानों का कर्जा माफ किया था, 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी थी, किसानों को ना
आदिवासियों को पट्टे दिए थे। और उनका कमलनाथ जी का कमलनाथ मॉडल है, चंद्रमा मॉडल, विकास का मॉडल है। भारतीय जनता पार्टी ने निर्वाचित सरकार को गिराया था कि इनकी करनी और करनी में बहुत अंतर है। और 2023 में कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनकर इनके घोटालों को उजागर किया जाएगा। कमलनाथ जी घोटालों को ठीक है। तो 15 महीने जब आपको मौका मिला था तो आपने घोटाले उजागर क्यों नहीं किए? कर रहे थे, लेकिन इसी बीच में इन्होंने बड़ा घोटाला करके विधायकों को खरीद के निर्वाचित सरकार को थी, क्योंकि उनको डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे घोटाले उजागर हो। लेकिन अब कमलनाथ जी ने प्रण कर लिया है कि 2018 के कमलनाथ 2023 से कमलनाथ घोटाले हुए इनको सबको सजा दी जाएगी। जी दीपक जी, देखिए धर्मिष्ठा जी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये 15 महीने की इनकी सरकार में इन्होंने जो काम किए वो आपको मैं गिनाना चाहता हूं। इन्होंने जो बच्चियों को मिलने वाली जो स्टूडेंट थी, जो बच्चियां थी, उनको जो साइकिल मिलती थी वो बंद कर दी। इन्होंने बेगा शहरिया बहनों को जो 1000 रुपए की राशि शिवराज जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिलती थी उसको बंद कर दी। इन्होंने जो तीर्थ दर्शन कराते थे वृद्ध जनों को वो बंद कर दिया। इन्होंने संबल योजना बंद कर दी, गरीबों के हित में चलने वाली योजनाओं को बंद कर दिया। ये 15 महीने की सरकार में इन्होंने क्या किया? इन्होंने सिर्फ और सिर्फ योजनाओं को ताला लगा दिया। जो जनता के हित में, गरीबों के कल्याण में, शोषित वंचितों के कल्याण में जो काम हो रहे थे उनको बंद करके और भ्रष्टाचार का काम किया है, इसलिए इनकी सरकार गिरी है। बिल्कुल। सूरज जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह की हरदेश जी ने कहा कि मैं गारंटी लेता हूं कि अगर कांग्रेस को आशीर्वाद दिया जनता ने तो कोई घोटाले सामने नहीं आएंगे, क्या आपको लगता है कि ये जो बात उन्होंने कही है वो सही होगी? धर्मिष्ठा, मैं याद दिलाना चाहूंगा कि केवल मध्य प्रदेश नहीं, देश के हर राज्य की सरकार जी, मैं यहाँ किसी दल की बात नहीं कर रहा हूँ, सत्ताधारी दल की बात कर रहा हूँ। जो भी सत्ताधारी दल है, जहाँ कांग्रेस है, जहाँ आम आदमी पार्टी है, जहाँ भारतीय जनता पार्टी है, हर राज्य में कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। कई बार ये भी कहा जाता है कि टेंडर घोटाला हुआ है, अपने किसी चहेते को लाभ पहुंचाने के लिए नीति में परिवर्तन किया गया है। दिल्ली की शराब नीति का प्रकरण सबको याद है। बिल्कुल। मध्य प्रदेश का, जैसे कांग्रेस हमेशा कहती है कि व्यापम का कांड जो हुआ है, या उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मंत्रालय जो है वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बना के रखा था, तो ये आरोप सब पर लगते हैं। और दूध का धुला कोई नहीं है जी। मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा कि जो भी सत्ता में होता है उसके अपने स्वार्थ होते हैं, उसकी अपनी मनोव्यक्ति होती है, अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं जी। और उन महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जो भी तरीके उन्हें सुगम लगते हैं, जो सूचित लगते हैं, उन उपायों से अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा किया जाता है। और जो विरोधी दल होते हैं, आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ दल है वर्तमान में, चुनाव के बाद क्या परिणाम होंगे यह जनता तय करेगी। तो यहाँ कांग्रेस आरोप लगाती है। वहीं यदि हम देखें पंजाब में, हम देखें दिल्ली में, तो वहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है। हिमाचल की बात करें, वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है। तृणमूल कांग्रेस की सरकार है पश्चिम बंगाल में, वहाँ भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है कि गुंडागिर्दी हो रही है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को काम नहीं करने दिया जा रहा, उनके मौलिक अधिकारों को छीना जा रहा है। ये जो भी विपक्ष में है, जिस भी राज्य में, और विपक्ष का मूल कर्तव्य है कि सरकार को चेताना, सरकार की खामियां उजागर करना, सरकार को उसके कामों के बारे में बताना। तो ये जो उन्होंने कहा है कि हम गारंटी लेते हैं कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, कोई घोटाला नहीं होगा, मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि ठीक है, सरकार का मुखिया जो भी होगा वो भले ही बेदाग हो सकता है, लेकिन उसके अधीनस्थ कितने ईमानदार होंगे, मंत्रिमंडल के सारे सदस्य कितनी ईमानदारी से काम करेंगे, या पूरी विधायिका कितनी ईमानदारी से कार्य करेगी, इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता है। और आज मैं हमेशा अपनी बातों में एक बात कहता हूं कि राजनीति और सुचिता, ये नदी के वो दो धारे हैं जो कभी एक साथ नहीं मिल सकते। सुचिता अलग हो जाती है और राजनीति अलग हो जाती है, और जिस दिन राजनीति और सुचिता एक साथ हो जाएंगी उस दिन वास्तव में हम लोकतंत्र की पूजा करेंगे। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए नतमस्तक होगी पूरी दुनिया। बिल्कुल सूरज जी। यश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह पहला सवाल तो मेरा ये रहेगा कि आप भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी भी और बसपा भी, आप इन सबके लिए कैसे चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं? और दूसरा सवाल ये कि मीडिया से चर्चा के दौरान कमलनाथ जी से जब अखिलेश यादव की नाराजगी पर सवाल पूछा तो कमलनाथ ने कहा अरे छोड़ो अखिलेश व अखिलेश को, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक जो बात आपने कमलनाथ जी को लेकर के ये कि कमलनाथ जी ने जो कहा उस पर मेरी क्या प्रतिक्रिया जी। अब चुनाव नजदीक है, चुनाव में हम आ चुके हैं। 21 तारीख से नामांकन भरना शुरू हो गए हैं, 30 तारीख उसकी अंतिम तारीख है जी। अब ये वाक युद्ध की बात खत्म हो चुकी है, अब तो जनता की बात है जी, जनहित की बात है। जनता के बीच में जो वादे लेकर के राजनीतिक पार्टियां गई हैं वो कितना पूरा कर पाई हैं जिनको सत्ता हासिल हुई। अब सवाल उनसे पूछना है जनता को।
सवाल पूछना है कि आरक्षण कोई माइकालाल अगर खत्म नहीं कर सकता तो आरक्षण में 27% आरक्षण क्यों नहीं मिला ओबीसी को जी। भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों ने क्यों हिंदू मुसलमान को लेकर के आपत्तिजनक बातें की। विश्वास सारंग एक बड़े नाम है, चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री में केवल हिंदी में पढ़ाने से क्या शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो गई या लोगों को, आम जनता को मेडिकल की सुविधा बेहतर मिल गई। तो ये लोगों को गुमराह करना कि अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो कुछ और हो जाएगा, हिंदी में पढ़ेंगे तो कुछ और हो जाएगा। जो टर्म्स होती हैं, फ्रैक्चर को हिंदी में क्या कहेंगे, फ्रैक्चर को फ्रैक्चर ही बोलेंगे। तो इसीलिए गुमराह करने वाले तो बहुत सारे शब्द हैं, ठीक है, कि जिनकी अगर हिंदी बोलेंगे तो शायद पढ़ने में भी दिक्कत होगी और आम चल चलन की भाषा में जो अंग्रेजी शब्द आ चुके हैं उसमें पीड़िता को भी दिक्कत होगी। ठीक है। तो ये जो गुमराह करने वाली राजनीति वर्तमान सत्ताधारी दल जो अपने आप को डबल इंजन ट्रिपल इंजन की बात करती है, वो जमीनी स्तर पे जनता को कुछ नहीं दे रही, केवल गुमराह करने का काम कर रही है। इवेंट करना, 12 महीने में 12 बार कर्जे लेकर के प्रति व्यक्ति 40,000 रुपए का कर्जदार जो बनाया है उसको कम कैसे करने की बात होगी, इसके उनकी कोई योजना नहीं है जी। मैं आपके चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, 17 तारीख को वोटिंग होनी है, 10 तारीख को ये 3,000 रुपए डालेंगे महिलाओं के खातों में, बहनों के खातों में। उससे पहले 3,000 रुपए क्यों नहीं आ सकते? क्या ये लोभ लालच देने वाला काम नहीं है जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है? और इन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए यही लोभ लुभावने वादे और जनता के वोट को खरीदने के लिए आरोप लगाए, उस पर सुनवाई है। ठीक है, तो ये खरीदने का असल काम तो भारतीय जनता पार्टी ठीक है। यश जी, जैसा कि आपने कहा मुफ्त की रेवड़ी की जो बात आपने करी है, यश जी जिस तरह मुफ्त की रेवड़ी की जो बात आपने करी है, सभी पार्टियां चुनाव के समय मुफ्त की रेवड़ियां बांटती हैं, सभी पार्टियां चुनाव के समय मुफ्त की रेवड़ियां बांटती है, जनता को प्रभावित करने का ये उनका चरण ही होता है। नहीं धर्मेक्षा जी, ये जो रेवड़ी शब्द लाने वाले लोग हैं उनको सोचना है, जो परिवारवाद के विरोधी है ये उनको सोचना है कि हम कितना परिवारवाद करते हैं, जो वंशवाद के विरोधी है उनको सोचना है कि सिंधिया परिवार, कल्याण सिंह परिवार, अन्य परिवारों को, वंशवाद को कितना बढ़ा रहे हैं। तो जो सवाल करते हैं भ्रष्टाचार पे, काले धन पे, उस पर बात करें कि भारतीय जनता पार्टी के जो नए नवेले भवन बन रहे हैं 6-6 मंजिला, उसमें सबसे बड़ा दानदाता कौन है, इनका नाम घोषित करें। ये काला धन जो भारतीय जनता पार्टी खत्म करने के नाम पे जो काला धन इकट्ठा कर रही है उस पर बात करें। ठीक है जी। दीपक नरवरिया जी, देखिए समाजवादी पार्टी की जहां तक मैं बात करूं, ये तो एक परिवार के आधार पर, को जवाब दीजिए, पार्टी पे हमला मत कीजिए। परिवार आधारित पूछती है आपसे, परिवार आधारित पार्टी है, परिवार आधारित पार्टी, इस पर विचार करने की जरूरत है कि ये एक परिवार पर चलने वाली पार्टी है। आपको ध्यान देना पड़ेगा यश जी, आपको आपके भविष्य की चिंता करनी पड़ेगी, क्योंकि ये मुलायम सिंह जी के बाद अखिलेश यादव जी, अखिलेश यादव की उनकी पत्नी डिंपल यादव जी, उससे बाहर निकलने वाली पार्टी है। आपको एक बार सोचने की जरूरत है। अगर ये कोई समाज सेवा या जनहित के कार्य करने वाली पार्टी नहीं है, आपको इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। देश हित के प्रति कोई प्रेम नहीं है, इनको राष्ट्र के प्रति कोई भावना नहीं है, इनके समाज के कल्याण के प्रति कोई विचार नहीं है। इस बात को आपको सोचना चाहिए। सवाल उठाया उससे कोई जवाब है? अभी 2000 का नोट भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए लाया आपने, काला धन खत्म करने के लिए लाया, नोटबंदी की। 2000 बंद क्यों किया? आपकी बात को बीच में रोक रहा हूँ। 2003 पहले यही मध्य प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी में हुआ करता था। आज 2023 में आज आप देखिए देश के 10 प्रमुख राज्यों में श्रेणी में पहुंच चुका है मध्य प्रदेश। और नरेंद्र मोदी जी ने इस बात की गारंटी ली है कि जैसे ही मध्य प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी, यही मध्य प्रदेश देश के 3 प्रमुख राज्यों में मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था होगी। बोलना है इनको। आप 3 दिसंबर को देखेंगे जो RSS में जो चक्की पीसिंग का आटा खिलाया जाता है, महाराष्ट्र में जो चक्की पीसिंग हो रही थी भ्रष्टाचार की, उसी आटे को खा करके ये बस गंदगी फैलाएंगे मुंह से। अभी आप देखिए नहीं देंगे। यश जी आपका जो कांग्रेस के साथ जो गठबंधन हुआ था, पहले तो आप इस बात की चिंता कर लीजिए, आपका जो घमंडिया गठबंधन हुआ था वो कहाँ है? धरातल पर तो है ही नहीं। आप कुछ दिन पहले अभी कांग्रेस के बारे में जिस प्रकार का वक्तव्य दे रहे थे,
उसको आपको सोचने की जरूरत है। आपने इनसे, इन्होंने आपसे जो झूठा वादा किया, आपने क्या कर लिया? कांग्रेस का क्या कर लिया आपने? कमलनाथ जी ने किस प्रकार आपके बड़े नेता के पास, जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके बारे में किस प्रकार के शब्दों का उपयोग किया? आपने क्या जवाब दिया? आप अपनी बात करो ना। नहीं, आपको इस बात की चिंता करना चाहिए। ठीक है दीपक जी, यश जी, दीपक जी, यश जी, ठीक है। राघव जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, 20 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो सवाल इनसे ही पूछे जाएंगे। ठीक है। इससे बाहर मध्य प्रदेश की जनता कर्नाटक से भी बुरा हाल मध्य प्रदेश में बीजेपी का करने वाली है। देखिए, इन लोगों ने जनता को इतना बेवकूफ बनाया है, 240 इतने रजिस्टर्ड घोटाले किए हैं, लोगों को इतना प्रताड़ित करा है, लोगों के घर तोड़ दिए, फर्जी FIR की गई। इतना प्रताड़ित करने के बाद में अब जनता मन बना चुकी है कि इस बार मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय है। ठीक है राघव जी, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश को अपना परिवार मानती है, और परिवार के साथ किसी भी प्रकार की खिलवाड़ होगी तो जनता उसका जवाब देना तो पड़ेगा। अगर लोकतंत्र पे, या मान लो मेरा एक बड़ा सवाल है, हम चुनाव में हैं, सारी राजनीतिक पार्टी चुनाव में है जी, तो चुनाव का जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार में नरोत्तम मिश्रा दोषी करार है, उसे क्यों लड़ा रही है भारतीय जनता पार्टी? उनको चुनाव का स्वच्छता की बात करती है। जो हाईकोर्ट से जिस पे बात आ चुकी कि हाँ भ्रष्टाचार का दोषी है, पेड न्यूज का दोषी है जी, तो उसको क्यों चुनाव लड़ा रही है? उनके ऊपर कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ है, उनके ऊपर कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ है, ये आप गलत कह रहे हैं। आप इसकी जानकारी लगता है ठीक ढंग से आपको है नहीं ऐसी। भारतीय जनता पार्टी कहती है उनके ऊपर कोई दोष का आरोप नहीं है। ठीक है हरदेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी हरदेश जी। जी, मैं ना अभी अपने सभी साथियों को सुन रहा था। एक्चुअली क्या है, मध्य प्रदेश के अंदर तीसरा दल है, तो हमेशा चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे गोंडवाना दर्शन पार्टी हो, 11 विधायक रहे, तो लोगों ने काफी ना प्रयास भी किए थे। आज के समय में समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, या बहुजन समाज पार्टी हो, कुछ क्षेत्रों में जरूर है ना इनका अपना वो है। आम आदमी पार्टी तो अभी क्योंकि सर्वाइव करीब दूसरे दलों से आ रहे हैं, उन नेताओं को टिकट दे रही है, तो मेरे को लगता है कि ये कुछ ना इम्पैक्ट जरूर पड़ा है ना डाल सकते हैं, लेकिन अभी इनको बहुत समय लगेगा। मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच मुकाबला है, और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति तो 18 साल में पब्लिक तय कर चुकी है, उनका मन बना चुकी है कि बदलाव की बात है। ठीक है, तो इनका जो काम करने का जो था वो घोटालों का था, और बेरोजगारी का मेन मुद्दा रहेगा, और किसानों का जो है ना कर्जा माफ किया था, और जो आदिवासी दलितों के साथ अत्याचार हुए थे, वो पब्लिक के बीच में छुपा नहीं है। ठीक है हरदेश जी। सूरज जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगी आपकी। जिस तरह से वर्तमान में हम उम्मीद करते हैं कि राजनीतिक दल बड़े पद पे हैं, बहुत सारे नेता बड़े पद, लेकिन जिस तरह शब्दों की मर्यादाएं तार तार होती हैं, ये कितना उचित है? देखिए, मैंने पहले भी एक शब्द कहा था कि राजनीति में शुचिता अब बची नहीं है, और शब्दों की जो मर्यादा की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ शब्द नहीं होते हैं, यहाँ केवल घात और प्रतिघात होते हैं। हम कैसे, जो पक्ष है और विपक्ष है, तो हमेशा वो चाहते हैं कि कैसे एक दूसरे का चरित्र हरण कर सकें, आरोप लगा सकें। ये राजनीति की शैली बन गई है। और जो बात अभी कही जा रही है कि आम आदमी पार्टी की क्या भूमिका होने वाली है, समाजवादी पार्टी की क्या भूमिका होने वाली है, बसपा की या अन्य राजनीतिक दलों की और निर्दलीयों की भी क्या भूमिका होने वाली है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात बता दूं, यदि परिणाम 2018 जैसे होते हैं तो यही जो बड़े दल हैं, चाहे कांग्रेस की बात करें या फिर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, ये दल उन लोगों से समर्थन पाना चाहेंगे सरकार बनाने के लिए, सत्ता में रहने के लिए। और मैंने पहले भी कहा था अपने वक्तव्य में कि इनकी भूमिका तब ज्यादा हो जाती है, लेकिन आज आम आदमी पार्टी का विरोध किया जा रहा है। आज आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों पर आरोप लगा रही, समाजवादी पार्टी से गठबंधन और गठबंधन ना होने को, टूटने की बात की जा रही है। वही स्थिति बसपा के साथ है। तो अब यदि वो स्थिति बनती है, बिल्कुल 2018 जैसी हंग असेंबली की सिचुएशन क्रिएट होती है, तो फिर इन्हीं की चरण वंदना की जाएगी, इन्हीं पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्षों की चरण वंदना की जाएगी। उनको मनाया जाएगा कि आप अपनी पार्टी के जो वर्तमान जीते हुए विधायक है उनका समर्थन हमें दिलवा दीजिएगा, तब इनकी भूमिका होगी। और वो जो बात आपने कही भाषा वाली, तो ये जो चीजें हैं, अब चुनाव परिणाम तक आप देखिएगा, जब मतदान तक देखिएगा, मतदान के दिन तक ये आरोपों की धार और तेज होगी, और ये जो शब्द शैली है ये सीधे तीखे बाणों के प्रहार के रूप में सामने आएगी। बिल्कुल बिल्कुल सूरज जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक जी, हरदेश जी, राघव जी और यश जी, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए।
और विस्तृत चर्चा करने के लिए। जिस तरह सूरज जी ने कहा कि धीरे धीरे शब्दों की धार और तेज होगी, आरोप प्रत्यारोप का दौर और तेज होगा। और सबसे बड़ी बात जो सूरज जी ने करी कि 2018 वाले अगर हालात बनते हैं तो बड़ा सवाल यह है कि जो पार्टियां अभी दूसरे छोटे दलों का विरोध कर रही है, ऐसे में वो पार्टियां उनके चरणवंदन करेगी, उन्हें अपनी पार्टी में मिलाने के लिए, सरकार बनाने के लिए पूरी कोशिश करेगी। हमारे आज के खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।